क्या किसी पिछले जन्म के कर्मों की वजह से? इसका कारण बन सकता है। बहुत से हमने लोग देखे हैं सर जो एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास न करके तंत्र मंत्र की ओर भागते हैं, मौलवी के पास चले जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, वहां हम झाड़ा लगवाते हैं तो सही हो जाएंगे। क्या ये सब चीजें सच होती हैं आज की डेट में? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत बार बहुत सारी रूढ़ियाँ होती हैं जिनको हमको बाहर निकलना चाहिए। तो बिना इनके बारे में कुछ कहे हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सोच साइंटिफिक होनी चाहिए। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट एक ऐसा पॉडकास्ट होगा जिसमें हम आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, उन्हें सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया जाता है। वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा गूगल पर लोग सर्च करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है। लोग उनके पास आते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है दोस्तों, आजकल के जमाने में हम देखें बहुत हाईटेक जमाना है, बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पकड़ में भी नहीं आती। आप डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं और उसके बाद 10 बीमारियों को लेकर आते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास दोबारा आपको जाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक एस्ट्रोलॉजर भी आपका पूरा बॉडी चेकअप कर सकता है आपके कुंडली के माध्यम से? आपके बॉडी में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। तो आज मैं एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर को आपके लिए लेकर आई हूँ इस पॉडकास्ट में, जो आपका पूरा बॉडी चेकअप कर सकते हैं आपके कुंडली के माध्यम से। तो चलिए फिर उनका स्वागत कर लेते हैं, इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। देखिए सर, मैंने शुरू में ही कहा कि बीमारियों को लेकर आज हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हम देखते हैं सर आज के समय में लोग बॉडी चेकअप कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप, पूरा अपना पैसा बर्बाद करते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, 10 बीमारियां लेकर फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है सर, क्या एक एस्ट्रोलॉजर हमारी कुंडली के माध्यम से हमारा फुल बॉडी चेकअप कर सकता है? कैसे कर सकता है सर ये? देखिए कि जो कुंडली होती है वो आपके सारी गतिविधियों का आईना होती है। वो चाहे आपके प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपके रिश्ते नाते हों, तो उससे आपका जो स्वास्थ्य है वो अछूता नहीं रहता। कुंडली के 4 भाव बड़े प्रोमिनेंट होते हैं जो कि आपकी स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। एक तो आपका लग्न, यानी कि आपका जो टेम्परामेंट है, आपका बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है, वो सारा आपका जो लग्न है यानी एसेंडेंट बताता है। 6th हाउस आपके साथ होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करता है। अष्टम भाव क्रॉनिक बीमारियों के बारे में बताता है। और फिर इवेंचुअल डेथ कैसे होनी है उसके बारे में बताता है। और 12th हाउस कि आपकी बीमारियां ठीक कैसे होंगी, कौन से हॉस्पिटल से, कौन से दवाओं से आप ठीक हो सकते हैं, उसके बारे में बताता है। अब कोई भी यदि एस्ट्रोलॉजर जो थोड़ा सा भी अनुभवी होगा, वो इन चारों भावों को पढ़ना जानता हो, इनके जो अधिपति होते हैं उनके बारे में जानता हो, इनके जो कारक होते हैं उनके बारे में जानता हो, और फिर इन सबको आपकी दशाओं के साथ और गोचर के साथ मिलाना जानता हो, तो वो निश्चित तौर से आपका फुल बॉडी स्कैन कर सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो आप मेडिकली कराते हैं वो खराब होता है, गलत होता है। हर एक को कराना चाहिए, साल में एक बार कराना चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जब आप अपना फुल बॉडी टेस्ट कराते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से आपके ऐसे एरियाज हैं जो कि ज्यादा प्रोन होंगे परेशानी के, तो आप उनकी तरफ कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से एरियाज कौन कौन सी दशाओं में यानी कौन कौन से समय में परेशान कर सकते हैं, ये आपकी कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है। मान लीजिए कि मैंने एक बार कुंडली देखी और कहा कि ये परेशानी आपको आ सकती है और इसकी संभावित समय ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस समय सजग रहना चाहिए। लेकिन जब हमको पता है कि आज से साल भर के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद ये परेशानी आने वाली है, तो हमको ये भी पता है कि इसका उपाय क्या होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल जब प्रेडिक्शन की जाती है तो आपको सचेत किया जाता है कि ये परेशानी हो सकती है। अब ये ना हो, वो आपके हाथों के ऊपर, आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप उपाय कर पाते हैं मन से और
उपाय का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान जी की शरण में चले गए और वहां पर जाकर आप हाथ जोड़ के बैठ गए कि हे भगवान मुझे ठीक करना। उपाय होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप वो ग्रह जो कि आपको कोई पीड़ा दे रहे हैं उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दें। और वो आपको एक बार पता लग जाए कि अगेंस्ट क्या करने जाना है, तो आप उसी भगवान की आराधना करना शुरू करते हैं उसी प्रकार से, तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप फुल बॉडी स्कैन कराते होंगे, टेस्ट कराते होंगे, बहुत अच्छी बात है, कराते रहना चाहिए, लेकिन एक बार अपनी कुंडली रोग के हिसाब से जरूर देखनी चाहिए। जरूर देखना चाहिए कि कौन कौन से रोग के लिए आपकी कुंडली प्रोन है, यानी कि आपकी जो जेनेटिक बिल्डिंग है वो कौन कौन से रोगों के प्रति तो आपको कहती है कि चिंता मत करो, और कौन कौन से रोगों के लिए कहती है कि आपको थोड़ा सा मजबूत हो जाना चाहिए। आपको ये पता चल जाए, फिर उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी दशाओं के अंदर हो सकता है, कौन से गोचर में हो सकता है। तो ये सब पता लगने के बाद तो फिर आप एकदम सबल हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और ये रोग कब आने वाले हैं, उससे पहले मैं प्रिवेंशन के लिए क्या करना शुरू कर दूं। सर, जैसे अभी आपने कहा कि सबको अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपनी जन्म कुंडली से ही जान लेना चाहिए क्या क्या रोग आ सकते हैं। तो क्या हम जन्म कुंडली, अगर कोई आपके पास आता है तो क्या आप जन्म कुंडली देखकर बता सकते हैं कि आपको ये बीमारी जो है वो लगने वाली है, ऐसा है? देखिए, ये तो एक बहुत साधारण सी या छोटी सी बात है। हाँ। जिसने भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर महारत हासिल की होगी और उसको कुछ अनुभव होगा कुंडली देखने का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो वो ये आपको बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारी लग सकती है और वो कब लग सकती है। लेकिन हमारा सारा का सारा जो रूप होता है वो ये नहीं होता। जब कोई कुंडली आती है और खास तौर से स्वास्थ्य की जांच के लिए आती है, तो हम कनखियों से ये देखने की कोशिश करते हैं कि लॉन्जिविटी कितनी है, यानी कि उम्र कितनी है, यानी कि दीर्घायु के पैटर्न में आती है या मध्यम आयु के पैटर्न में आती है या अल्प आयु के पैटर्न में आती है। बच्चे की कुंडली है तो कहीं बाल रिश्त तो नहीं लगा हुआ, यानी कि बचपन में ही कोई ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं लगी हुई है। एक बार जब ये एग्जामिन हो जाता है तो फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यदि मान लीजिए ये कहता है कि ये मध्यम आयु की कुंडली है या ये अल्प आयु की कुंडली है, और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मध्यम आयु अल्प आयु दीर्घायु होती क्या है, कि 0 से लेकर 28 ईयर्स तक की जो एज होती है वो अल्प आयु में आती है। अच्छा। 29 साल से लेके और 60 साल की उम्र तक जो है वो आती है मध्यम आयु में। अच्छा। और 61 साल की उम्र से लेके 108 साल की उम्र तक दीर्घायु में आती है। लेकिन ये काफी बड़े बड़े पैरामीटर्स हो गए। किसी को मैं कहूं कि तुम्हारी मध्यम आयु है या तुम्हारी दीर्घायु है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार 28-29 साल से लेकर 60 साल तक कौन सा मेरा जो है वो पैरामीटर है। तो उसके अंदर भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं कि दीर्घ आयु भी दीर्घ आयु अल्प, दीर्घ आयु मध्यम, दीर्घ आयु दीर्घ में होता है। अच्छा। यानी कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारी दीर्घ दीर्घ सेगमेंट में आती है तो समझिए कि वो 85 ईयर्स बियॉन्ड है। मैं कहूं किसी की दीर्घ आयु मध्यम है तो इसका मतलब वो 75 से लेकर 85 के बीच में है, और मैं कहूं कि किसी की दीर्घ आयु अल्प है तो वो 60-61 साल से लेकर 75 की रेंज में आता है। लेकिन यहां पर भी बात ये नहीं है कि हमने उसकी आयु को कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि हमें ये पता चल गया कि कौन सी आयु का सेगमेंट है, और यदि वास्तव में आयु कम है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की या उसको बढ़ाने की उसको तरकीब बताते हैं कि ये करना चाहिए। तरकीब का मतलब ये नहीं है कि फिर आप जो है कोई बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स के अंदर आ जाइए। तरकीब का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि जो जो चीजें आपकी कुंडली में हल्की हैं या परेशान करने वाली हैं वो कैसे आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें पॉजिटिवली। तो आयु खंड देखना बहुत आवश्यक होता है, और आयु खंड देखने के बाद किस रोग से आप परेशान होंगे। देखा होगा आपने बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 60 साल या 70 साल 75 साल के बाद किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। किसी को घुटने का, किसी को पेट का, किसी को कुछ और, किसी को कैंसर, ये सब हो जाते हैं। यदि पहले से ही पता चल जाए तो व्यक्ति उसके रोकथाम के ऊपर काम कर सकता है। और मैंने क्या देखा, अक्सर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक पड़ा। अब हार्ट अटैक पड़ने के बाद जैसे ही उसने अपना जो है वो एंजियोप्लास्टी कराया,
उसके बाद हम उससे पूछते हैं कैसा स्वास्थ्य है, तो कहता है कि जी मैं बिल्कुल अब दाल में घी नहीं डालता, मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, ये चुपड़ी चीज़ें नहीं खाता, मैं तली भुनी चीज़ें नहीं खाता, मैं सिर्फ़ फ्रूट्स खाता हूँ और इस समय तो मैं ये बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो सोचिए कि उसको जब जब एंजियोप्लास्टी हुई तब तो उसने ये काम करना शुरू किया। मान लीजिए कि ये 10 साल पहले से कर रहा होता, क्या पता कि एंजियोप्लास्टी का उसको मौका ही नहीं आता। इसी प्रकार से बहुत सारे रोग जो हैं, उनको कर्ब किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। और यदि अपने हम तरीके को, रहन-सहन के तरीके को, सोच-विचार के तरीकों को परिवर्तित कर दें, कभी-कभी तो स्थान परिवर्तित करना भी पड़ जाता है। यदि हम परिवर्तित कर दें, तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलना आरंभ हो जाता है। सर, आपने स्थान परिवर्तन की बात कही। जैसे कोई शख्स है, जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी तबीयत नहीं सही रहती होगी। मान लीजिए किसी जगह पर हम हैं सर, यहाँ पर हमारी तबीयत खराब है, हम जगह बदल रहे हैं, तबीयत थोड़ी-सी ठीक हो रही है। इसके पीछे का क्या कारण होता है सर? जैसे आपने कहा स्थान परिवर्तन भी ज़रूरी है, कराते हैं हाँ, आप। देखिए इसके पीछे जो एस्ट्रोलॉजिकल कारण है वो तो ये है कि मान लीजिए कि एक ग्रह आपको रोग दे रहा है और वो ग्रह जो है वो एक जगह पर बैठ के आपको रोग दे रहा है। मान लीजिए कि आप जालंधर में रहते हैं और वहां पर वो रोग देने वाला ग्रह आपको ज्यादा बलिष्ठ होकर परेशान कर रहा है, क्योंकि वहां पर वो रोग के मामले मामले में बलिष्ठ हो रहा है। अब रोग के मामले में बलिष्ठ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मान लीजिए कि शुक्र है वो आपको परेशान कर रहा है। शुक्र उस एरिया के अंदर, नॉर्थ के उस एरिया में, आपकी कुंडली डिग्रीज लिखे होते हैं ना कि वीनस इस डिग्रीज का है, उस डिग्रीज में आपको वो परेशान कर रहा है। तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई आप ना अपना स्थान परिवर्तित कर लीजिए। यानी कि हो सकता है कि आप जालंधर रहते हो तो आप चंडीगढ़ चले जाइए, आप पटियाला चले जाइए, या फिर यदि संभव हो सके तो आप जम्मू चले जाइए, ताकि जो डिग्रीज हैं आपके अपने स्थान की वो परिवर्तित हो जाएं और वो आपके वीनस की जो डिग्रीज हैं जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर है उससे कोइंसाइड ना करें। एक बार वो उनसे कोइंसाइड नहीं करेंगी तो वीनस स्थान के नाम पे एक्टिवेट नहीं होगा, और जब स्थान के नाम पे एक्टिवेट नहीं होगा तो वो आपको जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा था वो नहीं देगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं पर जाते हैं उनको दमा हो जाता है, लेकिन स्थान परिवर्तित कर दें तो दमा नहीं होता है। कहीं पर रहता है तो सर में कांस्टेंट दर्द रहता है, लेकिन स्थान परिवर्तित कर दे तो उसका सर का दर्द समाप्त हो जाता है। बहुत बार मैंने देखा कि खास तौर के जो पेट के रोगी होते हैं कि उनकी आंतों में परेशानी होती है, गट पोर्शन ठीक नहीं होता है उनका, क्योंकि उनका स्थान उनके कुंडली के अंदर राहु को या शनि को 5th हाउस के हिसाब से एक्टिवेट कर रहा होता है। जैसे ही हम उनका स्थान परिवर्तित करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम इस स्थान को चले जाओ, तो एकदम ही वो जो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो स्थान परिवर्तन भी एक उपाय होता है, एक सिद्ध उपाय होता है, जिसका एक बार कुंडली के साथ परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। सर, कैंसर जैसी अगर बड़ी बीमारी की मैं बात करूँ, तो क्या हम अपनी जन्म कुंडली में किसी हाउस से देख सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी आपको लग सकती है? देखिए, बेलगाम राहु यदि आपके लग्नेश को, छठे भाव के अधिपति को या किसी पीड़ित ग्रह को बड़ी बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है, तो वो कैंसर का निर्माण कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर मेडिकल साइंस वाली बात कहने की कोशिश करूंगा कि जिसके परिवार के अंदर कैंसर जैसी बीमारी चल रही है, वो कुंडली से भी नजर आ जाती है कि ये अनुवांशिक है, यानी कि हेरिडिटी है। तो आपकी कुंडली के अंदर जब कोई ऐसा योग होता है, तो एक अच्छे अनुभवी एस्ट्रोलॉजर का यही पूछता है वो कि आपके परिवार में किसी को है तो नहीं। यदि कोई परिवार में माँ, मौसी, बुआ या पिता के कोई जो रिश्तेदार होते हैं जैसे चाचा इत्यादि किसी को है, तो वो आपकी कुंडली के अंदर ज़्यादा सबल रूप से, ज़्यादा बलिष्ठ रूप से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं, तो अपने हॉरोस्कोप को स्वास्थ्य के माध्यम से एक बार जरूर स्कैन करा लीजिए, क्योंकि वो जो एक आपको रिपोर्ट मिलेगी, वो रिपोर्ट तात्कालिक रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि आप जब जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो उस समय की रिपोर्ट होती है। लेकिन जब आप अपने हॉरोस्कोप का स्कैन कराते हैं तो वो 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की और 10 साल की रिपोर्ट होती है कि इस समय पर आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं, अन्यथा परेशानी हो सकती है।
बिल्कुल। सर एक सवाल है मेरे मन में, ये सवाल मुझे लगता है कि अमूमन लोग जो हैं वो आपसे भी पूछना चाहते होंगे कि एक एस्ट्रोलॉज़र जो है वो सब कुछ कैसे बता देता है सर? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो किसी को अगर न्यूरो की प्रॉब्लम है तो वो न्यूरो के पास जाएगा, किसी को दाँतों की प्रॉब्लम है वो डेंटिस्ट के पास जाएगा, फिज़िशियन के पास जाएगा किसी को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉज़र जो सब कुछ बता सकता है कि आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है वो भी मैं बता दूँगा, आपको बीमारी है वो भी मैं बता दूँगा, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है वो भी मैं बता दूँगा। मतलब ये कैसे कि एक ही एस्ट्रोलॉजर पे हम कैसे मतलब विश्वास कर सकते हैं कि सब कुछ यही बता देंगे? कितना आपका एक खूबसूरत सा प्रश्न है, और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एक एस्ट्रोलॉजर वास्तव में सब कुछ नहीं बता सकता, हुँ, और ख़ास तौर से वो एस्ट्रोलॉजर्स जो कि अभी पैदा हुए हैं, हाँ, अभी पनपे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने बहुत बार अपने पॉडकास्ट पे बताया है, फिर बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को देखने में महारत होने के लिए आपको उस फ़ील्ड की 50,000 कुंडली देखनी चाहिए, उस फ़ील्ड की। मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि शादी तो मैं यूँ बता देता हूँ, तो आपको अपने से पूछना चाहिए एस्ट्रोलॉजर से, और आप यदि उसके पास जा रहे हैं तो क्या इसने इस फ़ील्ड की 50,000 कुंडली देखी होंगी? मान लीजिए कि आपके बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्शन है, उस एस्ट्रोलॉजर के पास क्या अनुभव है कि वो 50,000 कुंडली देख चुका है? और आज की डेट में, और आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल के बाद, क्या उसको ये पता है कि कौन से सब्जेक्ट्स क्लिक करेंगे? मान लीजिए कि एक बच्चा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, और वो अभी ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट होगा, फिर डॉक्टरेट होगा। यानी कि अभी उसके पास कम से कम 10-12 साल का समय है जब तक वो पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई कर पाएगा। तो क्या एस्ट्रोलॉजर के पास ये ज्ञान है? तो यही बात सिद्ध होती है स्वास्थ्य के बारे में भी। अब मान लीजिए कि एक एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास जितने लोग दिखाने आएँगे, उसके पास कुंडलियों का उतना ही तो भंडार होगा, उतना ही तो देख पाएगा वो। मान लीजिए कि उसको अभी, मान लीजिए कि 2 साल हुए हैं कुंडली देखते हुए, या 5 साल हुए हैं। 5 साल में 10 कुंडलियाँ भी रोज़ देखता होगा, तो कितनी कुंडली देख लेगा वो? 1 साल के अंदर 3,500 कुंडली देख लेगा, 5 साल के अंदर 10-15 हज़ार कुंडली देख लेगा। यही देख पाएगा ना, और वो भी उसके अंदर एक विधा की नहीं होंगी, सब तरीके की होंगी, और उसके अंदर जो स्ट्राइक रेट होगा वो 50-60% होगा। यानी कि आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि जब आप जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी ज्योतिष के पास, और अपनी कुंडली जब उसको देते हैं, तो अपना संपूर्ण भविष्य उसके हाथ में रख रहे होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पास अनुभव है कि नहीं। अब मान लीजिए कि जैसे बताया कि कंचन जी ने कि डेंटिस्ट होता है, तो डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा दाँत निकाल दो, तो आप देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके पास कितना अनुभव होगा? ये 2-4-5 साल से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसने 200-300 दाँत बाहर निकाले होंगे कि नहीं निकाले होंगे? यदि आपको पता चल जाए कि ये अभी कल ही आया है अपने कॉलेज से पढ़ाई करके, या फिर इसने अभी 5-10 ही किए हैं, तो संभवतः आप तुरंत ही अपनी पोटली उठाएँगे और वहाँ से निकल जाएँगे। आप नहीं देंगे अपना दाँत निकालने के लिए उसको। तो मैं यहाँ सर ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, तो उसके पास इतना गुण होना चाहिए कि वो आपकी कुंडली को सही प्रकार से देख पाए, और अपने अनुभव से आपको सही प्रकार से बता पाए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक आदमी के पास जाकर ये ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई तुमने इस तरीके की कुंडली कितनी देखी होंगी। बिल्कुल। अब मान लीजिए जैसे आप मुझसे पूछें कि आपने कितनी कुंडली देखी है, तो अब मेरे पास गिनती नहीं है, हुँ, क्योंकि मैं एक समय के बाद 3 लाख, सवा 3 लाख जब मैंने कुंडली देख चुका था, तो मैंने वो गिनती करनी बंद कर दी थी, हुँ, क्योंकि अब मेरे पास कम से कम यूट्यूब की बात कर लें, अगर हम बात इंस्टाग्राम की कर लें, और हम फेसबुक की बात कर लें, कम से कम 250-300 कुंडलियाँ तो मैं रोज़ की इसी पे देख लेता हूँ, जिसके ऊपर मुझे सबको कुछ ना कुछ बताना होता है कि ये कर लो, या ऐसा करने से काम हो हुँ, जाएगा, या फिर ये मत करो। इसके अलावा जो मेरे रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, हुँ, वो मेरे पास अलग होते हैं। तो अब जो है वो एक सिरे से बात हट चुकी है। बहुत सिंपल सी बात ये है कि मान लीजिए कि एक डिवोर्स का केस है, हुँ, या फिर एक ऐसा केस है जिसके अंदर व्यक्ति को पुनर्विवाह करना है, हुँ, तो विवाह की कुंडली 50,000 देखी होंगी, तो पुनर्विवाह की गारंटी की बात है कि उसने 500 भी कुंडली नहीं देखी होंगी। अच्छा। 500, क्योंकि इतने लोग पुनर्विवाह में आते नहीं हैं। हुँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान अल्प ही है पुनर्विवाह हुँ, के मामले में। हुँ, तो पुनर्विवाह की कुंडली देखने के लिए आपके पास
कम से कम 5-10 हज़ार 15 हज़ार कुंडली पुनर्विवाह की देखनी पड़ेंगी आपको। तो ओवर द ईयर्स ही आएगा, यानी कि बिल्कुल। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी करते हुए 20-25-30 साल हो चुके होंगे तभी आप ये कह सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास उतना एक्सपीरियंस है कि उसने इस प्रकार की कुंडली देखी होगी। अब मैं आपको दावे से कहता हूं, और एक बार मैं आपके साथ ये वाला पॉडकास्ट भी करूंगा सब्जेक्ट सिलेक्शन का, कुंडली के माध्यम से आपके जो बच्चे होते हैं जो कि 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं, उनके सब्जेक्ट्स तक आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि उनको आर्ट्स करनी चाहिए तो आर्ट्स का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, कि उनको हिस्ट्री पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, या उनको ज्योग्राफी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, यहाँ तक की क्लासिफिकेशन संभव हो पाती है। तो ये बिना अनुभव के नहीं हो सकता। तो आपका बात बिल्कुल, मैं उसको क्लैप करता हूं कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे ये माने कि कोई एस्ट्रोलॉजर जो कि स्वास्थ्य देखता हो, उसके पास इतना अनुभव है कि वो सारी विधाओं को देख के बता दे कि आप ये हैं और आप ये वाला उपाय कर लीजिए। बिल्कुल सर, एक सवाल है मेरा, क्या किसी पिछले जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में बीमारियां आती हैं सर? ये बात जो है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली आपके पिछले जन्म का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। आप पिछले जन्म में क्या थे और आपने क्या कर्म किए, वही उसी कर्मों के आधार पे आपकी कुंडली इस बार बनी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बीमारी आने वाली है, कोई हारि आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, तो वो सारे के सारे जो ग्रहों की गणना है वो पिछले जन्म की करतूतों के कारण ही है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बचपन में जब आपकी छठी के दिन कुंडली बनती है, जब भगवान ब्रह्मा आपकी ललाट के ऊपर आपकी कुंडली टंकित करते हैं, उसी दिन ये देखा जा सकता है कि कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से नक्षत्र आपको परेशान करने वाले हैं और क्या आपको उपाय करने चाहिए। और उपाय से मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि आपको कोई विहंगम पूजा पाठ करने हैं। उपाय का मतलब ये है कि कैसे आपको उस बीमारी से अलग निकल के जाना है, क्या आपको नहीं करना है, कौन से कामों को आपको जो है बिल्कुल आपके लिए त्याज्य हैं, क्या कर देने चाहिए, ताकि वो बीमारियां जो कि आपकी कुंडली के अंदर इंगित होती हैं और संभवतः है उन बीमारियों के कारण आपकी पिछले जन्म में मृत्यु हुई हो, उनसे कैसे छुटकारा पाना है। सर, क्या ग्रहों के जो प्रभाव की अगर मैं बात करूं, तो क्या ग्रहों का प्रभाव बच्चों के जन्म के साथ ही उनकी हेल्थ पर पड़ता है? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बहुत बार हम जो है जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी पूजने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि जो छठी का जो नक्षत्र होता है वो काफी प्रभावी होता है। और इसके बाद मान लीजिए कि मूल नक्षत्रों में पैदा हो जाए, जो मूल नक्षत्र होते हैं उसमें पैदा हो जाए, तो हम उसकी शांति करने की कोशिश करते हैं। 27वें दिन जब वो नक्षत्र दोबारा भचक्र में आता है तो हम उसको फिर उसकी शांति करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए उस समय जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो आपको तात्कालिक रूप से भी प्रभाव में लेकर आती है। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कोई बीमारी के अंदर होते हैं, कोई परेशानी के अंदर होते हैं, उनके ऊपर कोई विपदा होती है, तो वो इतनी इतनी प्रगाढ़ होती है कि जो ग्रह उस समय होते हैं वही उनको परेशान कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि कोई ऐसी बात है, यदि आपके मन में कोई ऐसी दुविधा है कि किसी के घर में कोई बच्चा हुआ हो और उसको अभी परेशानी है, तो आपको उसकी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैं एक बात और ये कहता हूं कि बिल्कुल भी आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। यदि बच्चा स्वस्थ है, परेशानी नहीं है, तो बच्चे की कुंडली दिखवानी भी नहीं चाहिए। षष्ठी के बाद बिल्कुल नहीं दिखवानी चाहिए। कब तक? जब तक वो 15 साल का ना हो जाए, क्योंकि आप बिना मतलब में किसी के सामने उसकी कुंडली रखेंगे, वो कुछ ना कुछ आपको बातें बताएगा। मजबूरी है बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रह बैठा होगा जो कि नेगेटिव होगा, और आप परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैं ये पूजा कर लूं, मैं वो पूजा कर लूं। ऐसा कहा गया है कि अगर आप 15 साल के बच्चे से कम की कुंडली दिखाते हैं, तो जितनी बार आप उनकी कुंडली दिखाएंगे उसके जीवन काल से 1 महीने की उम्र कम हो जाती है। तो आपसे मेरा अनुरोध यह है कि बच्चा अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो आपको उसको कुंडली बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। तभी दिखाइएगा जब वो 10वीं क्लास पार करने वाला हो।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई सर, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो बच्चा हुआ उनका, तो बच्चा होने के वो 6-7 दिन बाद ही चाहते हैं कि उसकी जन्म कुंडली बना दीजिए और बता दीजिए कि इसके साथ क्या होने वाला है। कई तो पहुँच जाते हैं कि मेरा बच्चा बनेगा क्या? मुझे अभी बता दीजिए। जी, जी। ऐसे भी लोग हैं। सर, अब मेरा सवाल है, क्या कुंडली में ऐसा कोई योग होता है जो जीवन भर की बीमारी का कारण बन सकता है? बिल्कुल, ऐसे कितने सारे योग होते हैं, एक योग नहीं होता, उनके नाम देना तो एक बहुत अलग-सी बात है, लेकिन हर एक ग्रह का जब किसी ग्रह के साथ युति होती है या कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण से योग बनता है, वो एक परेशानी का कारण बन सकता है। मान लीजिए कि अकेला ग्रह भी है और वो पीड़ित है। पीड़ित का मतलब ये है कि वो एक ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है जहाँ पर उसके पास स्थान बल भी नहीं है, उसका अपमान भी हो रहा है, यानी कि जिस घर में वो बैठा है वहां पर लोग उसको पूछ नहीं रहे हैं, तो वही वहां पर एक परेशानी देना शुरू कर देगा। तो जब कभी अपनी कुंडली की आप एक बार पूरी तरीके से पड़ताल कराएं, तो आप ये देखें कि कौन कौन से ग्रह परेशानी दे रहे हैं, कौन कौन से योग जो हैं वो ऐसे बन रहे हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। मैं यहाँ फिर से एक बार कहूंगा कि आपकी कुंडली एक बार जरूर दिखानी चाहिए, ताकि वो एक स्कैन हो जाए, पूरा फुल बॉडी स्कैन हो जाए कि कौन से ऐसे रोग हो सकते हैं, कब हो सकते हैं और उनका उपाय या निवारण क्या है। हुँ। सर, एक सवाल है, क्या किसी की कुंडली में अकाल मृत्यु, जो हम अगर बात करें, तो क्या किसी की कुंडली में अकाल मृत्यु या मेडिकल लापरवाही जैसे संकेत जो है वो आप पहचान जाते हैं कुंडली देखकर? जी, बिल्कुल। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपनी कुंडली दिखाते हैं जिनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में होते हैं। तो यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि उसके साथ चल क्या रहा है, डॉक्टर ठीक है कि नहीं। नंबर 2, जो मेडिकेशन दी जा रही है वो ठीक है कि नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जरूरत तो नहीं है, ये ठीक है कि नहीं। जिस प्रकार से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये काम कर दीजिए या वो काम कर दीजिए, उसको करने का कोई लाभ है कि नहीं। लाभ से मेरा अभिप्राय क्या होता है कि जीवन रक्षक की बात नहीं है, कि उस आत्मा को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। मैं देखता हूं कि बहुत बार बच्चे ये सोचते हुए कि ये हमारे माँ बाप हैं या ये हमारे पूजनीय हैं, हम इनको जो है वो वेंटिलेटर्स पे या इसके ऊपर रखे रहेंगे, जब तक हमारे पास दम है हम इनकी सेवा करेंगे। लेकिन बहुत बार वो जो व्यक्ति होता है वो परेशानी के अंदर होता है, और वो परेशानी जो है वो कितनी प्रगाढ़ है वो समझ नहीं पाते हैं। वो तो सिर्फ अपने उसके अंदर कि हम किसी प्रकार से इनकी सेवा करते रहें ऐसा सोचते हैं। कुंडली के माध्यम से ये भी पता चल जाता है कि हमको ये वास्तव में करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग डॉक्टर, कोई और हमको कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करनी है कि नहीं करनी है, रॉन्ग हॉस्पिटल, कितने रिलेटिव्स सपोर्टिव हैं, कौन कौन से रिलेटिव्स अनसपोर्टिव हैं, ये सारी कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि यदि ठीक होने वाला है तो उसमें अभी कितना समय लगेगा ठीक होने में। यानी कि आपको अगर धैर्य रखना है तो वो धैर्य कब तक रखना है। हुँ। सर, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जैसे वो बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और फिर उनको हमेशा, जैसे कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास करते हैं। बहुत से हमने लोग देखे हैं सर जो एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास ना करके तंत्र-मंत्र की ओर भागते हैं कि बार-बार तबीयत खराब हो रही है और वेट जो है एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब हम किसी मौलवी के पास चले जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, वहाँ हम झाड़ा लगवाते हैं तो सही हो जाएँगे। क्या ये सब चीज़ें सच होती हैं आज की डेट में? देखिए मैं इस मंच से उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत बार बहुत सारी रूढ़ियाँ होती हैं जिनको हमको बाहर निकलना चाहिए, और हम ये सोचते हैं कि शायद इसको करने से काम हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है और वो बीमार अपनी वजह से है, यानी कि उसने ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा हुआ, तो व्यक्ति उसके ऊपर जो झाड़ा लगाएगा उसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है। तो बिना इनके बारे में कुछ कहे हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सोच साइंटिफिक होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी, यदि आप साइंस नहीं मानते तो इतना समझ लीजिए कि ये साइंस की भी से भी एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि संभवतः आपको ये भी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय के बाद जब साइंस वाले भी आपसे बोलेंगे
कि एक बार किसी ज्योतिष से मिलाओ, क्योंकि जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं उसका लाभ नहीं हो रहा। आपको पता है कि ऐसा बहुत बार होता है कि डॉक्टर्स ने रोग पकड़ लिया होता है, वो उनको पता होता है कि क्या रोग है और उनको पता होता है कि दवाई क्या है, लेकिन दवाई इफेक्ट नहीं कर रही होती। यानी कि आपको ऊपर डोज पे डोज चल रही होती है, बॉटल्स पे बॉटल चढ़ रही होती हैं, लेकिन जो जो बीमारी है वो समाप्त नहीं होती। और उस समय ये देखा जाता है कि ये बीमारी कब समाप्त होगी, यानी कि जो डोसेस चल रही है वो कब इफेक्ट करना शुरू कर देगी। तब जैसे ही कोई संचार होना शुरू हो जाए अच्छे ग्रह का लगन के ऊपर से, या फिर कोई ऐसा कार्ड का संचार होना शुरू हो जाए। कार्ड से मतलब होता है कि एक बार ऐसा अवयोग बनना शुरू हो जाए कुंडली के अंदर जो कि बीमारी को ही समाप्त कर रहा है, उसको देखा जाता है और फिर बताया जाता है कि बस इतने दिन का धैर्य कर लो एक बार, उसके बाद ये जो दवाई चल रही है ये भी अच्छी हो जाएगी और हर चीज जो है वो अच्छी होनी आरंभ हो जाएगी। सर एक आखिरी क्वेश्चन और है मेरा, क्या एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ कारण बता सकता है या फिर उपाय भी बताता है? देखिए, जब कारण मुझको पता है तो उपाय भी मुझको पता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप लोग उपाय करना चाहते नहीं हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं कि कुछ पहना दीजिए, कुछ गले में पहना दीजिए, कुछ पूजा पाठ बता दीजिए जो पंडित जी कर देंगे, लेकिन वो स्वयं किसी रिजीम के अंदर जो है वो बंधना नहीं चाहते। मान लीजिए कि कोई शनि आपको रोक दे रहा है, शनि शिथिल होता है, शनई शनई चलता है, तो मैं कहता हूं कि भाई पार्क जाया करो, थोड़ा घूमा फिरा करो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि पार्क नहीं जाना है या नहीं उठ पाते हैं, या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो फिर आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लीजिए, जितनी मर्जी घंटी बजा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए कि आपको राहु परेशान कर रहा है, राहु ने कोई रोग दे रखा है और वो रोग जो है वो इतना जटिल है कि ठीक नहीं हो रहा। मैं कहता हूं कि राहु के उपाय करो भाई। कहते हाँ हाँ बताइए सब कौन से उपाय करने हैं, कौन सी पूजा करनी है, कौन से पाठ करने हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्राणायाम करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आप कहते हैं यार ब्रीदिंग में टाइम लगेगा, कोई व्यक्ति चाहिए। मैं करता तो हूं लेकिन मन नहीं करता, महीने में 2-3 बार कर लेता हूं। अब मैं उसको कहता भी हूं लेकिन वो करने की कोशिश नहीं करते। तो उपाय तो साथ साथ ही बताए जाते हैं, लेकिन आप कौन से उपाय करना चाहते हैं वो आपके ऊपर नहीं होने चाहिए, वो हमारे ऊपर होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि सूर्य की परेशानी है, सूर्य आपको ये काम उल्टा कर रहा है, सूर्य नमस्कार करना शुरू कीजिए। अब सूर्य नमस्कार का ये मतलब नहीं है कि सुबह आपने सूर्य को अर्घ दे दिया, नहीं, वो नहीं। आपको पूरा का पूरा वो 12 जो एक्सरसाइजेज होती हैं सूर्य की वो करनी है, 4 बार करनी है, 5 बार करनी है, कितनी बार आप कर सकते हैं आराम में वो स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बलिष्ठ हो जाइए। लेकिन वो काम आपको नहीं करना। आप ये कहते हैं कि सूर्य को हम जल चढ़ा देंगे, हम ये काम कर देंगे, नमस्कार कर लेंगे, लेकिन जो सूर्य की असली चीज है वो नहीं करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उपाय कीजिए, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, लेकिन उपाय वो कीजिए जो मैं आपको बताऊं। बहुत अच्छा लगा सर, मुझे लगता है कि जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ समझने को उन्हें मिलेगा, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर, जैसे मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई एक ही आदमी कैसे सब कुछ बता सकता है, तो बड़ा अच्छा आपने इसका भी आंसर दिया। बहुत अच्छा लगा सर, फिर आपसे जरूर मुलाकात करूंगी क्योंकि आपके पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सर।